हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल पर आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। डियर स्टूडेंट, बहुत दिनों के बाद आज मैं आप लोगों को बीए फोर्थ सेमेस्टर्स की क्लास में वेलकम करता हूं। फिर फोर्थ सेमेस्टर की जो क्लासेस थी मैंने बहुत पहले ही आप लोगों का कंप्लीट करा दिया था, जिसके वजह से आप लोगों की कोई क्लास संचालित नहीं हो रही थी। तो आज मैं आप लोगों को आपके फोर्थ सेमेस्टर के प्रैक्टिकल से रिलेटेड बातों को बताने के लिए इसमें उपस्थित हुआ हूँ। इसमें मैं बताऊंगा कि आप फाइल में क्या क्या चीज़ें बनानी हैं, आपके सिलेबस में क्या दिया गया है और आप लोग को किस तरीके से आपकी प्रैक्टिकल फाइल को रेडी करनी है। तो चलिए देखते हैं कि सबसे पहले आपके सिलेबस में क्या दिया गया है और फिर उसी के अकॉर्डिंग प्रैक्टिकल फाइल आप लोग की कैसे बनाई जाएगी, उसका क्या फॉर्मेट होगा। तो चलिए देखते हैं। चलिए देखिए, आज हम लोग को क्या देखना है, बीए फोर्थ सेमेस्टर के एजुकेशन सब्जेक्ट की प्रैक्टिकल फाइल के बारे में। और मुझे पूरी उम्मीद है, भरोसा है, आप लोगों ने अपनी परीक्षा में मेरे द्वारा पढ़ाए गए चीज़ों का बेहतर तरीके से अध्ययन करके और प्रश्नों का उत्तर दिया होगा। अब आपका जो है प्रैक्टिकल फाइल का काम बचा हुआ है, तो प्रैक्टिकल फाइल का भी काम आप लोग समय पर पूरा कर लेंगे, जिससे क्या होगा कि जब भी आपकी प्रैक्टिकल की परीक्षा होगी तो उसमें आप इसके लिए किसी भी प्रकार की समस्या से नहीं परेशान। तो चलिए देखते हैं, सबसे पहले सिलेबस देख लेते हैं। तो देखिए, आप लोग का क्या है, ये बीए सेकेंड ईयर है, सेमेस्टर क्या है फोर्थ, कोर्स टाइटल प्रैक्टिकल। अब देखिए, इसमें आपके दिया गया है कि आपकी जो प्रैक्टिकल फाइल बनानी है वो केस स्टडी ऑफ ए स्पेशल चाइल्ड, यानी एक विशिष्ट बच्चे की केस स्टडी फाइल बनानी है। केस स्टडी का मतलब होता है हिंदी में व्यक्ति अध्ययन। एक स्पेशल चाइल्ड के बारे में आपको अध्ययन से संबंधित एक फाइल बनानी है, जिसमें एक स्पेशल चाइल्ड से आपको मिलना है, उसके बारे में सारी जानकारियां एकत्रित करनी है और वो स्पेशल चाइल्ड किस प्रकार का है, वो दिव्यांग है या किसी भी प्रकार की अक्षमता से ग्रसित है। जैसे मैंने आप लोग को विभिन्न प्रकार की अक्षमताओं के बारे में बताया था कि डिसलेक्सिया, फिर उसके बाद और भी चीज़ें बताई थी मैंने कि कौन कौन सी चीज़ें होती हैं, कि डिसकैलकुलिया होता है, फिर उसके बाद डिस्ग्राफिया होता है, तो इन सारी चीज़ों को डिस्प्रैक्सिया होता है। तो ये सब चीज़ें मैंने जब आप लोगों को क्लास में पढ़ाया था तो इसके बारे में बताया था। तो आपके देखिए सिलेबस में क्या दिया गया है कि आपको प्रैक्टिकल फाइल से संबंधित मैटर रेडी करने के लिए इन चीज़ों का अध्ययन करना है। जैसे व्हाट इज केस स्टडी एंड इट्स स्टेप, यानी केस स्टडी किसे कहते हैं, इसके क्या स्टेप्स होंगे, ये आप लोगों को 5 लेक्चर में पढ़ना था। उसके बाद फिर देखिए स्पेशल चिल्ड्रन क्या होते हैं और उनके क्या प्रकार होते हैं, इनकी क्या विशेषताएं, ये आप लोगों को देखिए 25 लेक्चर में पढ़ना था। यानी टोटल 30 लेक्चर में आपको इस प्रैक्टिकल फाइल के बारे में अध्ययन करना था और अध्ययन करने के बाद फिर आप लोगों को प्रैक्टिकल फाइल तैयार करनी थी। तो प्रैक्टिकल फाइल देखिए कैसे तैयार करते हैं, इसका क्या फॉर्मेट होगा, चलिए देखा जाए। देखिए, किसी भी प्रैक्टिकल फाइल का देखिए क्या होता है, सबसे पहले कवर पेज होता है। कवर पेज में क्या लिखा जाता है, सबसे पहले देखिए आप अपने ऊपर महाविद्यालय का नाम लिखेंगे। उसके बाद फिर आपका ये जो शोध का शीर्षक, यानी कौन से टॉपिक पे आप प्रैक्टिकल फाइल रेडी कर रहे हैं। तो हमारा टॉपिक क्या है कि सीखने में कठिनाई वाले एक बच्चे की केस स्टडी, यानी यह किस प्रकार का बच्चा है, यानी यह एक ऐसा स्पेशल चाइल्ड है, विशिष्ट बच्चा है जिसको सीखने में कठिनाई होती है। तो उसके नीचे फिर लिखेंगे आप अपना सत्र क्या है 2024-25। उसके बाद फिर देखिए आप अपना नाम लिखेंगे, फिर उसके बाद अपनी क्लास लिखेंगे, उसके बाद रोल नंबर लिखेंगे, यहाँ पर अपने सब्जेक्ट टीचर का नाम लिखेंगे और आप ये प्रैक्टिकल फाइल कब प्रेजेंट कर रहे हैं, कब प्रस्तुत कर रहे हैं, इसकी डेट लिखेंगे। फिर नीचे लिखेंगे विश्वविद्यालय का नाम एवं पता, यानी आपका जो कॉलेज है किस यूनिवर्सिटी से संबंधित है उसके बारे में लिखना है। ये हो जाएगी आपकी कवर फाइल। इसके बाद फिर देखिए आप अपना जो है केस स्टडी शुरू करेंगे। सबसे पहले ऊपर देखिए हेडिंग डालेंगे, केस स्टडी विशेष आवश्यकता वाले एक बालक का अध्ययन, ठीक है। फिर उसके बाद देखिए शोध का शीर्षक डालेंगे, सीखने में कठिनाई वाले एक बच्चे की केस स्टडी, ये आपका टाइटल हो जाएगा। उसके बाद फिर देखिए परिचय लिखेंगे, इंट्रोडक्शन। जैसे मान लीजिए कि आपने किसी बच्चे के बारे में केस स्टडी किया, तो बच्चे का नाम देखिए कुछ भी हो सकता है, सब लोग अलग अलग नाम। मैंने जैसे देखिए यहाँ पर एक काल्पनिक बच्चे का नाम लिया जिसका नाम अमन है और वो 10 वर्ष का बच्चा है, तो इसी का केस स्टडी करना है। तो देखिए इसमें हम इंट्रोडक्शन लेंगे, बताएंगे। जैसे देखिए कि अमन एक काल्पनिक नाम है, वो बच्चा जो है
कक्षा 5 का छात्र है, एक सरकारी विद्यालय में पढ़ता है या एक सामान्य वातावरण में बड़ा हो रहा है, लेकिन उसे पढ़ने लिखने और गणना करने में गंभीर कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। माता पिता ने उसकी शिक्षा को लेकर चिंता व्यक्त की है और शिक्षकों ने उसकी कमजोर शैक्षणिक प्रगति की ओर ध्यान आकर्षित किया है। यानी ये चीज़ें आपको परिचय में लिखनी है। उसके बाद फिर देखिए अगला जो आपका हेडिंग रहेगा, क्या रहेगा, समस्या की पहचान, आइडेंटिफिकेशन ऑफ द प्रॉब्लम। तो इसमें क्या है कि बताएंगे कि बच्चा किस प्रकार की समस्या से, किस प्रकार की अक्षमता से ग्रसित। तो इसमें दिखाएंगे कि अमन को डिसलेक्सिया नामक सीखने की अक्षमता है। यह अक्षमता पढ़ने लिखने और शब्दों को पहचानने में कठिनाई के रूप में प्रकट होती है। अब यहाँ पे मैंने डिसलेक्सिया लिया, आप किसी भी प्रकार की अक्षमता को ले सकते हैं, या फिर डिस्ग्राफिया लीजिए, डिस्प्रैक्सिया लीजिए, डिस्कैल्कुलिया लीजिए। इसके अलावा आप दिव्यांग बच्चों के बारे में भी लेंगे। कोई बच्चा अगर श्रवण बाधित है, कोई बच्चा दृष्टि बाधित है तो उसको भी आप ले सकते हैं। तो कोई बच्चा अगर मूक है तो इस तरीके से आप ले सकते हैं। तो इससे क्या होगा कि सभी लोगों की फाइल अलग अलग जो है स्पेशल चाइल्ड से रिलेटेड, सभी लोग अगर एक ही तरीके की बना देंगे तो लगेगा कि कॉपी किया गया है, नकल किया गया। तो सब लोग अपना अपना चेंज कर देंगे, अक्षमता अलग अलग होगी। अब देखिए जिस बच्चे की अक्षमता के बारे में लेंगे तो उसके लक्षण लिखेंगे, उसके क्या लक्षण है। तो उसमें देखिए मैंने आप लोगों को क्लास में पढ़ाते समय बताया था कि डिसलेक्सिया जब किसी को होती है तो उसको अक्षरों को पहचानने में कठिनाई होती है, शब्दों को जोड़ने और पढ़ने में समस्या होती है, उसके वर्तनी यानी स्पेलिंग में गलतियां होती हैं, गणितीय समस्याओं को हल करने में उसको बहुत ज़्यादा संघर्ष करना पड़ता है। ये जो बच्चे हैं ये इस तरह की समस्या से ग्रसित। अब देखिए इसका तीसरा हेडिंग डालेंगे कि आप यह जो केस स्टडी कर रहे हैं इसका क्या उद्देश्य है। तो उद्देश्य क्या है कि अमन की शैक्षणिक कठिनाइयों को समझना, उसके सीखने की समस्याओं के कारणों की पहचान करना, उचित शिक्षण रणनीतियों की सिफारिश करना, माता पिता और शिक्षकों को मार्गदर्शन प्रदान करने। यानी आप इसकी केस स्टडी करेंगे तो उसके गार्जियन को और टीचर्स को एक आप मार्गदर्शन प्रदान करेंगे। अब देखिए डाटा कलेक्शन कैसे करेंगे, यानी आप उस बच्चे के बारे में कैसे तथ्य एकत्रित करेंगे। तो सबसे पहले देखिए प्राथमिक स्रोत होता है, किसी भी रिसर्च में प्राइमरी सोर्स होता है। प्राइमरी सोर्स का मतलब ये होता है कि आप खुद जाके वहां पर जानकारी एकत्रित करेंगे। और एक होता है द्वितीयक स्रोत। द्वितीयक स्रोत का मतलब होता है कि आप किसी के द्वारा जानकारी प्राप्त करें, यानी प्रत्यक्ष रूप से आप जाके नहीं बल्कि किसी के द्वारा सुनकर, किसी किताब में पढ़कर। तो ये क्या होता है, द्वितीयक स्रोत है। तो सबसे पहले प्राथमिक स्रोत में हम लोग क्या करेंगे कि अवलोकन करेंगे, ऑब्जर्वेशन। इसमें क्या करेंगे कि अमन की कक्षा में गतिविधियों का निरीक्षण किया गया, यानी अमन जिस क्लास में पढ़ता है उस क्लास में जाकर उसकी एक्टिविटी को परखा गया, जांचा गया। उसकी शैक्षणिक प्रगति और व्यवहार पर ध्यान दिया गया, यानी वो किस प्रकार से पढ़ता लिखता है और लोगों के साथ किस प्रकार का व्यवहार करता है, ये चीज को भी वहां पर ऑब्जर्व किया गया। उसके बाद फिर उसका इंटरव्यू लिया गया। पहले जाके ऑब्जर्व किया जाएगा, उस बच्चे को देखा जाएगा, उससे अभी बात नहीं करेंगे। जब उसके बारे में सब कुछ देख लेंगे, ऑब्जर्व कर लेंगे, तब उससे इंटरव्यू लेंगे, उसकी बात करेंगे। माता पिता, शिक्षकों और अमन से बातचीत की गई, यानी उसके गार्जियन से भी बात करेंगे, उसके टीचर से भी बात करेंगे और उस बच्चे से भी बात करेंगे। इसके बाद उनकी राय और अनुभवों को समझना, यानी बच्चे की क्या राय है, माता पिता की क्या राय है और उसके टीचर की, इसको समझेंगे। उसके बाद फिर देखिए कुछ द्वितीयक स्रोत से भी डाटा एकत्रित करेंगे। जैसे क्या करेंगे कि अमन की पिछली कक्षाओं की प्रगति रिपोर्ट और शिक्षकों की टिप्पणियां देखेंगे, यानी पिछली क्लास में वो किस प्रकार से पढ़ने में था, उसका रिजल्ट किस प्रकार का है और टीचर ने उसको किस प्रकार का रिमार्क दिया है, कमेंट किया है। देखिए आप लोग देखते होंगे मार्कशीट में टीचर्स के द्वारा रिमार्क लिखा गया रहता है कि बच्चा किस विषय में बहुत अच्छा है, कमजोर है, सामान्य है। तो इस प्रकार की जो टिप्पणियां लिखी रहती है उसको देखेंगे, चेक करेंगे। उसके बाद फिर देखिए मनोवैज्ञानिक परीक्षण रिपोर्ट और विशेष शिक्षण योजनाओं का भी अवलोकन करेंगे। ये हो गया द्वितीयक स्रोत। अब फिर देखिए अगला जो हेडिंग आपका रहेगा अध्ययन की प्रक्रिया, यानी प्रोसेस ऑफ केस। अब आप कैसे अध्ययन करना शुरू करेंगे। तो सबसे पहले देखिए आप प्रारंभिक अवलोकन करेंगे, यानी इनिशियल ऑब्जर्वेशन। इसमें क्या होगा कि अमन का प्रारंभिक अवलोकन किया गया और उसकी निम्नलिखित समस्याओं की पहचान की गई। तो क्या क्या पहचान की जाएगी, अक्षरों और शब्दों को सही क्रम में पहचान नहीं पाना, वर्तनी में लगातार गलतियां करना, गणितीय अवधारणाओं को समझने में कठिनाई होना।
यानी प्रारंभिक अवलोकन में ये चीजें पता की गई कि उस बच्चे के अंदर ये समस्या है। उसके बाद फिर देखिए इसका परीक्षण किया जाएगा और इसका मूल्यांकन किया जाएगा, यानी टेस्टिंग एंड असेसमेंट किया जाएगा। तो सबसे पहले बच्चे का बुद्धि परीक्षण किया जाएगा, आईक्यू टेस्ट किया जाएगा कि वो बच्चा किस आईक्यू के अंडर आता है। तो अमन का देखिए आईक्यू जो है सामान्य सीमा 90 से 100 में पाया गया, यानी उसका आईक्यू टेस्ट किया गया तो आईक्यू की जो सामान्य सीमा होती है 90 से 110, तो उसका उसी के बीच में है, यानी आईक्यू में कोई प्रॉब्लम नहीं। उसके बाद फिर देखिए शैक्षणिक आकलन एजुकेशनल असेसमेंट में भाषा और गणित विषयों में औसत से कम प्रदर्शन, यानी इसमें क्या देखा गया कि भाषा और गणित में उसका जो प्रदर्शन है एवरेज से कम है। फिर उसके बाद मनोवैज्ञानिक मूल्यांकन जब किया गया तो उसमें देखा गया कि उसके अंदर डिसलेक्सिया के स्पष्ट संकेत मिल रहे हैं, यानी जो बच्चों के डिसलेक्सिया का लक्षण होता है वही लक्षण इसमें दिख रहा है। तो ये हो गया परीक्षण और मूल्यांकन। उसके बाद फिर देखिए अगली हेडिंग क्या डालेंगे आप, विश्लेषण और निष्कर्ष, यानी आपने उसकी समस्या का पता लगा लिया, अब आप उसको एनालिसिस कैसे करेंगे और फिर निष्कर्ष यानी फाइंडिंग्स या कंक्लूजन क्या निकालेंगे। तो देखिए पहला क्या करेंगे कि शिक्षण समस्याओं का विश्लेषण करेंगे, यानी उसके शिक्षण से संबंधित जो समस्याएं हैं उसका एनालिसिस करेंगे। तो उसमें देखिए क्या क्या लिखेंगे, अमन को शब्द पहचान और समझने में कठिनाई होती है, वह पढ़ने और लिखने में अपेक्षित स्तर से पीछे है, गणितीय समस्याओं को हल करने में वह बार बार असफल रहता है। ये सब चीजें हम लिखेंगे शिक्षण समस्याओं के विश्लेषण में। उसके बाद फिर देखिए सामाजिक और भावनात्मक विश्लेषण में लिखेंगे, उसमें देखिए क्या क्या लिखेंगे कि अमन अपने सहपाठियों के साथ घुलने मिलने में हिचकिचाता है, यानी वह अपने क्लास में सही तरीके से बच्चों के साथ घुल मिलकर नहीं पढ़ता है, उसे आत्मविश्वास की कमी महसूस होती है और वह स्वयं को कम आंकता है, यानी वह इस तरह से कमजोर है पढ़ाई लिखाई में तो वो अन्य बच्चों के साथ कंफर्टेबल फील नहीं करता, उसको लगता है कि मैं बहुत कमजोर हूँ, मेरे अंदर इस क्षमता नहीं है, तो इसीलिए वो आत्मविश्वास बहुत कम होता है, आत्मविश्वास की कमी दिखती है। फिर उसके बाद देखिए परिवार में भी उसकी कमजोर प्रगति को लेकर चिंता व्यक्त की गई, यानी परिवार के जो उसके लोग हैं उन लोगों को भी चिंता है, टेंशन है कि मेरा बच्चा इस प्रकार से पढ़ने में कमजोर है। इसके बाद फिर देखिए आप अगला जो हेडिंग है शिक्षण रणनीतियां और समाधान, यानी अब इस बच्चे की जो समस्या है उसके लिए आप कौन कौन सी टीचिंग स्ट्रेटेजी अपनाएंगे और इसका कैसे समाधान करेंगे। तो देखिए क्या करना होगा कि बच्चे के लिए विशेष शिक्षण विधियों को अपनाना होगा, यानी स्पेशल टीचिंग मेथड्स का अपनाना होगा। उसमें देखिए सबसे पहले क्या करना होगा कि उस बच्चे को बहुसंवेदी शिक्षण यानी मल्टी सेंसरी टीचिंग के माध्यम से पढ़ाना होगा। जैसे मैंने आप लोग को वार्क वाला पढ़ाया था, VARK, तो ये जब मैंने आप लोग को पढ़ाया था तो इसमें देखिए मैंने क्या बताया था कि विजुअल, ऑडिटरी, रीड राइट और काइनेस्थेटिक, यानी किसी चीज को दिखाकर, उनको कराकर, उनको सुनाकर, तो लिखवाकर, पढ़ाकर, इस तरीके से जब सिखाया जाएगा तो बच्चे क्या होंगे, किसी चीज को जल्दी सीख जाएंगे। तो यहाँ पर देखिए बहुसंवेदी शिक्षण में क्या होगा कि बच्चे को दृश्य, श्रवण और स्पर्श आधारित शिक्षण पद्धतियों का उपयोग करके पढ़ाया जाएगा। अक्षरों और शब्दों को पहचानने के लिए फ्लैश कार्ड और चित्रों का उपयोग किया जाएगा, तो ये बहुसंवेदी शिक्षण के अंतर्गत आएगा। फिर उसके बाद देखिए उसको फोनेटिक शिक्षण के माध्यम से, जैसे ध्वनि और अक्षरों को पहचानना सिखाना, शब्दों को तोड़कर पढ़ने की तकनीक अपनाना, यानी कोई बड़ा शब्द है उसको पढ़ने में कठिनाई हो रही है तो उसको बताना कि शब्दों को तोड़ तोड़ के पढ़ो, थोड़ा थोड़ा पढ़ो, जिससे क्या हो जाएगा वो पढ़ने में आसानी से धीरे धीरे पढ़ने लगेगा। फिर उसके बाद देखिए उसका उपचारात्मक शिक्षण करेंगे, रेमेडियल टीचिंग। इसमें क्या होगा कि बच्चे को नियमित अभ्यास और पुनरावृत्ति द्वारा कमजोर क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित कराना, व्यक्तिगत शिक्षण योजना तैयार करना, यानी बच्चे को पर्सनली उसको गाइड करना, उसको पढ़ाना और उसको सही तरीके से चीज़ों को सिखाना, तो ये सारी चीज़ें होंगी इसके। उसके बाद फिर देखिए कुछ सहायक उपकरण का उपयोग किया जाएगा असिस्टिव टूल्स में, जिसमें क्या होगा कि उसके लिए ऑडियो पुस्तकें इस्तेमाल की जाएंगी, यानी आजकल देखिए बहुत से लोग क्या होते हैं कि ऑडियो माध्यम से, इंटरनेट के माध्यम से किताबों को पढ़ते हैं, वो किताबों में उनको खुद ही सुनाई देता है, उसमें आपको वॉइस सुनाई पड़ती है। इसके बाद देखिए उसको कंप्यूटर आधारित शिक्षण सॉफ्टवेयर का उपयोग करके पढ़ाएंगे। अब ये चीज़ें देखिए तभी इस्तेमाल की जा सकती हैं यदि किसी विद्यालय में ये सब चीज़ें उपलब्ध हो। उसके बाद देखिए उसको ब्रेल और स्पर्श आधारित सामग्री के माध्यम से पढ़ाएंगे। इसमें किसी चीज़ को उसको पढ़ाना है तो उसको स्पर्श टच करके छू लेगा तो उसको उस चीज़ें के बारे में अच्छी जानकारी हो जाएगी। उसके बाद फिर देखिए
माता पिता और शिक्षकों की भूमिका, यानी क्या कहना होगा कि माता पिता घर पर अभ्यास और प्रेरणा दें उसको, शिक्षक कक्षा में विशेष ध्यान दें और व्यक्तिगत मार्गदर्शन प्रदान करें, समावेशी शिक्षा के माध्यम से अमन को सामान्य कक्षा में शामिल करते हुए विशेष सहायता प्रदान करना। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो समाधान में आएंगी, शिक्षण विधियों में आएंगी। आप देखिए इसका कंक्लूजन, निष्कर्ष क्या निकल के आएगा कि अमन एक उज्जवल भविष्य की संभावनाएं रखता है, लेकिन उसके सीखने की जो अक्षमता है उसको समझते हुए उचित शिक्षा तकनीकों और विशेष सहायता की आवश्यकता है। यानी इसमें बताएंगे कि अमन के अंदर पॉसिबिलिटी है, वो बेहतर कर सकता है यदि उसको सही तरीके से सिखाया गया, उसका ख्याल रखा गया, उसको विभिन्न प्रकार के शिक्षण सहायक सामग्री का उपयोग करके चीज़ों को कराया गया तो भविष्य में अच्छा कर सकता है। ये क्या है इसका कंक्लूजन। आप देखिए संभावित परिणाम क्या होगा कि पढ़ने लिखने और गणना में सुधार होगा, उसके आत्मविश्वास और सामाजिक समायोजन में वृद्धि होगी, दीर्घकालिक शैक्षणिक प्रगति और सफलता हो। अब कुछ रिकमेंडेशन देंगे, अनुशंसाएं देंगे। अनुशंसाएं में देखिए क्या होगा कि विशेष शिक्षण कार्यक्रम, स्पेशल एजुकेशन प्रोग्राम जो है वो चलाया जाना चाहिए। अमन के लिए नियमित रूप से उपचारात्मक शिक्षण कक्षाएं आयोजित की जाए। दूसरा रिकमेंडेशन क्या होगा तो मनोवैज्ञानिक परामर्श दिया जाए, उसको आत्मविश्वास बढ़ाने के लिए, भावनात्मक विकास के लिए उसको हमेशा परामर्श दिया जाए, उसकी काउंसलिंग की जाए। उसके बाद फिर देखिए समावेशी शिक्षा के माध्यम से उसको मुख्य धारा की कक्षा में शामिल करके विशेष सहायता प्रदान की जाए, यानी सामान्य बच्चों के साथ उसको पढ़ाया जाए और सामान्य बच्चों की तरह ही उसके साथ बिहेव भी किया जाए, उसको ऐसा फील ना हो कि मैं पढ़ने में कमज़ोर हूँ। उसके अलावा देखिए कुछ सहायक तकनीक का उपयोग करना है, जैसे ब्रेल, ऑडियो बुक और डिजिटल संसाधनों का उपयोग करके उसको बेहतर तरीके से चीज़ों को सिखाना है। अब देखिए कुछ लिमिटेशंस भी होगी। अगला हेडिंग क्या रहेगा, लिमिटेशंस, यानी कुछ सीमाएं हैं इसकी। सीमाएं क्या हैं कि सीमित समयावधि में पूर्ण सुधार की संभावना नहीं है, यानी उसको इतने कम समय में पूरी तरह से सुधारना संभव नहीं है। माता पिता और शिक्षकों को निरंतर सहयोग की आवश्यकता है, यानी माता पिता और शिक्षकों को उसको निरंतर सहयोग करना है। ऐसा नहीं है कि कुछ समय तक सहयोग करेंगे और सही हो जाएगा, नहीं, उसको निरंतर सहयोग करना पड़ेगा। फिर उसके बाद भविष्य की संभावनाएं बताएंगे। अगला हेडिंग क्या डालेंगे, भविष्य की संभावनाएं, फ्यूचर स्कोप, यानी उस तरह के बच्चे का आप जो परीक्षण करेंगे, केस स्टडी करेंगे तो उसकी क्या संभावनाएं भविष्य में। लंबे समय तक विशेष शिक्षण तकनीकों को जारी रखा जाए, बच्चों की प्रगति की निगरानी और आवश्यकता अनुसार शिक्षण रणनीतियों में बदलाव किया जाए। यह केस स्टडी विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की समस्याओं को समझने और उनके विकास में योगदान देने के लिए एक महत्वपूर्ण दिशा प्रदान करती है। तो ये सारी चीज़ें आप लिखेंगे भविष्य की संभावना में। इस तरीके से देखिए आपका ये जो प्रैक्टिकल फाइल है पूरी तरह से बनकर तैयार हो जाएगा और इसको रेडी करने में आप लोग का 9 से 10 पेज लगेगा। तो 9 से 10 पेज में आपकी एक बहुत अच्छी प्रैक्टिकल फाइल बनकर तैयार हो जाएगी और जब आप किसी शिक्षक के सामने इसको प्रस्तुत करेंगे तो उसको लगेगा कि हाँ किसी ने अच्छे तरीके से सब चीज़ों को आपको बताया है और आपने बनाया है। ठीक है, तो मेरा देखिए आज की क्लास में यही उद्देश्य था कि आप लोगों को प्रैक्टिकल फाइल का फॉर्मेट बता दिया जाए और कहाँ कहाँ क्या क्या चीज़ें लिखनी है, स्टेप वाइज मैंने आपको सारी चीज़ों को बता दिया। ठीक है, तो आप लोग इन सब चीज़ों को अच्छे तरीके से देख लीजिए, उसी प्रकार से अपनी फाइल तैयार कर लीजिए। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को सारी चीज़ें अच्छे तरीके से समझ में आई और आप लोगों ने इतने दिनों के बाद फिर से मेरी इस क्लास में अपने आप को बनाए रखा, इसके लिए भी आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। और आप लोगों ने मेरी इन क्लासेस को रेगुलर देखा है, इसके लिए भी आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों ने इस क्लास को महत्व दिया और अपने पठन पाठन में इसका उपयोग किया। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू।